ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो सीधी सी नॉन बात है अपने पास कि सॉलिड जो होता है उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होता ही नहीं है, और जब कंप्रेसिबिलिटी होगा ही नहीं तो सॉलिड की सॉलिबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया डाउट क्लियर? चलो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उससे पहले कीर्ति का एक क्वेश्चन था, बार बार पूछा उसने कि एल्काइल हैलाइड जो है वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होता है, तो देखो वो भी कंप्लीट कर देते हैं अभी यहां पर। एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल है, उसका रीजन क्या है अपने पास? एल्काइल हैलाइड का पोलर नेचर है, बट ये पोलर नेचर कैसा होता है? वीक पोलर नेचर है, और वीक पोलर नेचर है इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल होता है। रीजन, क्योंकि जो भी अपने पास पोलर कंपाउंड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और जो पोलर कंपोनेंट है उसके साथ अट्रैक्शन फोर्स शो करता है। ठीक है, बट एल्काइल हैलाइड जो होता है उसका वीक पोलर नेचर होता है, और वीक पोलर नेचर है इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उनके साथ वापस नए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसलिए एल्काइल हैलाइड जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल है। एल्काइल हैलाइड पोलर कंपाउंड है बट इनसॉल्युबल होता है वाटर में। रीजन, ड्यू टू वीक पोलर नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड इट्स कांट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, सो एल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल है, पोलर नेचर है, बट वीक पोलर नेचर है इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उनके साथ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसलिए एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये एल्काइल हैलाइड का कीर्ति का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट डाउट है अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चिलेटिंग इफेक्ट की बात की थी कि चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, या चिलेटिंग जो कंपाउंड था वो क्या था। तो मैंने आपको बताया था चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो मेटल आयन के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड चिलेट रिंग। मैंने एग्जांपल भी लिया था कि सपोज इथाइलिन डाइएमाइन है, इस इथाइलिन डाइएमाइन का कॉपर के साथ अगर हम बॉन्ड बनाएं तो यहां पर ये जो रिंग बन रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, दैट्स कॉल्ड चिलेटिंग रिंग। और ऐसे कंपाउंड जिनमें चिलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है उनका स्टेबिलिटी मोनोडेंटेड लिगेंड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो चिलेट रिंग वाले कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स के कंपैरिजन में। मैंने यहां पर कंपेयर भी किया था कि ये मेरे पास बेस इथाइलिन डाइएमाइन कॉपर 2 आयन है, अगर इसको मैं कंपेयर करूं टेट्राएमाइन कॉपर प्लस 2 आयन से, तो उस केस में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन होता है, और जिसमें चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन होता है उनकी एंट्रोपी की वैल्यू हाई होती है, और जिनकी एंट्रोपी की वैल्यू हाई होगा उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, थर्मोडाइनेमिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्योंकि अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन इजिली हो जाता है। तो ये था हमारे पास चिलेटिंग इफेक्ट था स्टेबिलिटी पे, कि ऐसे कंपाउंड्स में चिलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड्स के। और क्या था इसके अंदर चैप्टर में? देखो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की बात की थी मैंने।
कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है उनके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू जो होता है वो पेयरिंग एनर्जी कंपैरिजन में ग्रेटर होता है, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ओ का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी कंपैरिजन में कम होता है। तो जब भी इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और पेयरिंग एनर्जी कंपैरिजन ज्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स में अनपेयर होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में पेयर होता है, देन अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो EG ऑर्बिटल में अनपेयर फॉर्म में जाता है। और अगर अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ओ का वैल्यू जो होता है वो पेयरिंग एनर्जी कंपैरिजन में कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले T2G ऑर्बिटल में अनपेयर होगा, देन EG में अनपेयर होगा, उसके बाद उसका T2G में वापस पेयरिंग होता है। अब आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को इसके अकॉर्डिंग फिल करते जाओ। अगर अपने पास फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन है D1, D2 और D3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन हमेशा T2G में फिल होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो। रीजन क्योंकि T2G 3 और EG 0, इसकी एनर्जी कम है। उसके बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है उसके लिए पॉसिबिलिटी होता है कि या तो वो T2G में पेयर हो जाए या वो EG के अंदर अनपेयर हो जाए, वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर, और जैसा लिगेंड होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देना अपने पास। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। नेक्स्ट पॉइंट, आस्था ने पूछा क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे अपने पास, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ होगा और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पूछेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, कि ये अपने पास पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या अपने पास क्वेश्चन आएगा कि कलरफुल है या कलरलेस है। ठीक है, जैसे अपने पास सपोज करो एग्जाम्पल में अपन ने लिखा यहाँ पर कि एक बार मैंने लिख दिया COCN6+3 और सेकेंड टाइम मैंने लिख दिया COCl6+3। दोनों कंपाउंड जो है उनको कंपेयर करना है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो दोनों ही केस के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। ठीक है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, D7 एंड S2। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिया, S से 2 और D से 1, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तो डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के लिखेंगे कि ये जो है CN वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन T2G में पहले अनपेयर होता है, उसके बाद उसका पेयरिंग होता है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, अनपेयर नहीं है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। बट अगर अपने पास वीक फील्ड लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले T2G में अनपेयर होता है, फिर EG में अनपेयर होता है, देन पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस ये अपने पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और कलरफुल सब्सटेंस होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं CFT के ऊपर। फिर था अपने पास स्टेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट। अब स्टेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरे को भी नहीं पता है, बट शायद हो सकता है चार्ज की बात हो, कि मेटल आयन में जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा उसकी स्टेबिलिटी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो उतना ही इंक्रीज होता है। और मैंने वहां पर एक एग्जांपल भी लिखा था इस तरह से, FeS2O6+2 और FeS2O6+3, दोनों में अगर कंपेयर करें कि दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, तो देखो दोनों में वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों में नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, दोनों में मेटल आयन भी सेम है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा साइज स्मॉल होगा, लिगेंड के साथ अट्रैक्शन फोर्स उतना इंक्रीज होता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो मेटल आयन पे अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। यही रीजन है अपने पास कि FeS2 का Hol6 आयन जो होता है वो मोर स्टेबल है कंपेयर टू +2 आयन के। ये था हमारे पास स्टेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट। और बात आई एक्सट्रैक्शन की,
कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स बता दिया मैंने, यही चीज कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स में आता है कि अपने पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी गेन करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर मूव कर जाता है, और जब हायर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है तो उसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन excited when it's absorbed visible light, then T2G2 EG orbital. This type of transition is called DD transition। और यहाँ पर विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो इजी ऑर्बिटल में प्रमोट हो रहा है, तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो करेगा। ये अपने पास कलर कॉम्प्लेक्स होता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो जनरली कलरफुल होते हैं। उसका रीजन क्या है अपने पास, तो जैसे ही मेटल आयन लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो उस केस में उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल से हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल में मूव कर जाता है, और जब EG ऑर्बिटल मूव करेगा तो उस केस के अंदर कलर शो करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है जिस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ठीक है ना। अगर येलो रेड लिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू होता है। तो इस तरह से अपने पास ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, उसकी लिस्ट दी हुई होती है अपने पास, आप बुक में देखना, बुक में लिस्ट मिल जाएगी आपको। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि वापस अपने पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस केस में जो एनर्जी होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है उसको विजिबल रीजन के अंदर स्कैटर करता है अपने पास, इसलिए भी वो कलर शो करेगा। तो ये कलर का पॉइंट था। अब बात है अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशंस की, जिसमें आपने कहा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है उसमें क्या बताएं, उसमें सब जगह यही लिखा हुआ है कि अपने पास जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के अपने पास अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट अपन क्या करते हैं, ओर्स जो होता है उसको कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट करने के बाद उसको हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस जो होता है उससे हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए अपन स्मेल्टिंग मेथड यूज में ले सकते हैं, थर्माइट मेथड यूज में ले सकते हैं, रिडक्शन मेथड यूज में ले सकते हैं, अपन इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में मेटल जो होता है वो कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, या जो अपने पास सॉल्यूशन होता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए अपने पास जो है वो इस फॉर्म में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बुक में शायद एग्जांपल दिया हुआ होगा मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस का, और मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस जो होता है वो अपन सिल्वर और गोल्ड के सेपरेशन के लिए यूज में लेते हैं। तो वहां पर अपने पास जो सिल्वर और गोल्ड ओर्स होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और जब सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने पास बनता है डाइसाइनो अर्जेंटेट आयन बनेगा या ऑरेट आयन बनता है। ये जो अपने पास कॉम्प्लेक्स आयन बना है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसको अपन फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे, और फिर सॉल्यूशन के जैसे अपन हाईली रिएक्टिव मेटल जिंक मेटल अगर अपन डाल देंगे तो उस केस के अंदर जिंक मेटल क्या करेगा, सिल्वर को रिड्यूस कर देगा और क्या बनाएगा, टेट्रासाइनो जिंकेट आयन बना देता है। ये अपने पास एग्जांपल दिया हुआ होगा मे भी शायद उसके अंदर। तो ये अपने पास इसका कंपाउंड का आ गया। देखो टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो नहीं करता है। उसका रीजन भी बता चुका हूं कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर मेटल आयन से लिगैंड की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। सभी लिगैंड्स जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए वहां पर कभी भी सिस और ट्रांस पोजिशन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बात आई लिंकेज आइसोमेरिज्म की। शिल्पा ने पूछा लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है बेटा, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। और एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जिनमें दो डोनर एटम है बट एट ए टाइम केवल एक डोनर एटम जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है उसमें जिस एटम के साथ, जिस डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वही अपने पास लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो हमने वहां पर एक एग्जांपल भी नोट किए हुए हैं। सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है FeS2O का होल 5 NO2। अब देखो इस केस के अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन सा है, NO2। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है Fe को, Fe के साथ NO2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड नाइट्रो लिगेंड। और अगर यही कॉम्प्लेक्स इस तरह से लिखा हुआ हो ONO, तो इस केस के अंदर
अब यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये दोनों क्या हो गए अपने पास, लिंकेज आइसोमेरिज्म के, यानी लिंकेज एटम जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लिंकेज एटम चेंज इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिंकेज एटम है वो चेंज हो रहा है, सो इट्स कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये था लिंकेज आइसोमेरिज्म का पॉइंट। और बोलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर और कोई डाउट है? सीएफटी थ्योरी कंप्लीट हो गया अपने पास, सारे पॉइंट बता दिए, स्टेबिलिटी बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बता दिया, एक्सट्रैक्शन पॉइंट भी बता दिया अपन ने, और आइसोमेरिज्म भी हो गया है। हाँ भाई, यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आप लोगों के पास कोई डाउट है क्या? वर्नर्स प्रिंसिपल क्या होता है शिल्पा? वर्नर प्रिंसिपल अपने पास सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वर्नर जो है वो सीबीएसई के अंदर है, आरबीएसई में नहीं है, ठीक है। वर्नर थ्योरी केवल ये बोलता है कि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल आयन होता है उसकी टू टाइप्स की अपने पास वैलेंसी होती है, ठीक है ना। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने पास जो आयनिक स्फीयर में आयंस है उससे सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, जो नंबर ऑफ लिगेंड्स को इंडिकेट करता है। वर्नर थ्योरी यही है अपने पास कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें मेटल आयन के टू टाइप्स की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो सकता है बट सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो इसके अंदर, सपोज हमने यहां लिखा CO H2O का होल 6 Cl3, तो मेटल आयन जो है वो जितने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ कांटेक्ट में, जितने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 6 है। और प्राइमरी वैलेंसी, यहां पर जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम सिंपल आयन से बैलेंस करते हैं, इसको न्यूट्रल करते हैं, तो जो नंबर ऑफ आयंस है अपने पास ये प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट करता है। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ कितना है? 3 है। वाटर में डिजोल्व करेंगे तो केवल ये आयोनाइज होगा, ये आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड लिखा है इसका मैंने, CO H2O का होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O। अब यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? अब भी यहां सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, 5 H2O लिगेंड है और एक Cl लिगेंड है, बट प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया? केवल 2 हो गया, क्योंकि H2O हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है, तो यहां पर आयोनाइज कौन होगा? केवल क्लोराइड आयन आयोनाइज। थर्ड कंपाउंड लिखा मैंने, CO H2O का होल 4 Cl2 Cl डॉट H2O। सेकेंडरी वैलेंसी अब भी कितनी है? 6 है, बट प्राइमरी वैलेंसी कितनी रह गई? 1 रह गई, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, चेंज हो सकता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है नॉन आयोनाइजेबल होता है, कभी भी चेंज नहीं होती है। ये वर्नर्स थ्योरी है, बट ये वर्नर थ्योरी अपने सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में है। और बोलिए, और बोलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोई और डाउट है? बोलो, और कोई डाउट है तो। भूमिका, स्नेहा, अवनी, ईशा, दीपिका, शैलेश, हिमांशु, नमन, अविनाश, बोलो, और कोई डाउट? बताइए। डाउट नहीं है तो फिर एग्जाम के अंदर मार्क्स कंप्लीट आना चाहिए, पूरे मार्क्स आना चाहिए स्नेहा। अगर मार्क्स नहीं आए तो देख लेना फिर, क्योंकि तुम डाउट भी पूछते नहीं हो। FeNH3 का होल 4 3+। देखो भाई क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
आयरन के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा रहे हो आप, FeNH3 का होल 4 प्लस 3 आयन। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, किसी ने पूछा है, तो ये कॉम्प्लेक्स देखो कैसे अपने पास Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नहीं पता? हाँ, 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन s से, 1 इलेक्ट्रॉन d से, तो रह गया अपने पास 3d5। ठीक है, अब यहाँ पर NH3 लिगेंड है, तो NH3 लिगेंड के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में रह गया। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, 2 d ऑर्बिटल्स है अपने पास। ठीक है, और अपने पास s और p ऑर्बिटल्स। अब देखो अपने पास नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 है। ठीक है, 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, और लिगेंड के साथ अपने को बॉन्डिंग करना है। तो अब इस केस के अंदर अपने पास क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, d ऑर्बिटल अपन कितना यूज में ले सकते हैं, इनर ऑर्बिट का। अगर अपने पास नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, तो अपन यहाँ पर दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल तो अपन इसका काम में लेंगे, एक इसका काम में लेंगे, और 2 इसका, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, बट एक्चुअल में इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। बाकी अपन थ्योरेटिकली चाहे कुछ ही बना के रख लो, लेकिन इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जो है बनता ही नहीं है, क्योंकि Fe जो होता है वो कोऑर्डिनेशन 6 के अंदर ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर Fe के कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉन है ही नहीं। बट क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने बता दिया आपको। हाँ भाई, और बोलिए, सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन में और कोई डाउट है? नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। बाद में ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि मेरे को आया नहीं था एक टॉपिक, क्योंकि अब अगर नहीं आएगा तो मैं फिर अब तुम लोगों को पनिशमेंट देना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, स्नेहा तो वैसे ही बंद कर रही है स्कूल आना भी, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और इसके साथ एक और चैप्टर आया, कौन सा चैप्टर था, एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में तो आप लोगों को वैसे कोई डाउट नहीं है, ऑर्गेनिक है वो तो, है ना? तो वो तो वैसे ही क्लियर है तुम लोगों के पास। तो ये हो गया अपने पास रिवीजन कंप्लीट। अगर अभी कोई टॉपिक बचा हुआ हो तो कल आप बता देना मेरे को। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में dsp2 ही होगा, d ऑर्बिटल वैकेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं गुंजन।